100 हेयर मतलब 100 बाल पर डे तक का झड़ना जो हमारी शरीर है वो रिकवर कर सकती है। शैम्पू कितने दिन पर करना चाहिए? तो अगर किसी के बालों में ऑयल का सिक्रीशन अधिक मात्रा में हो रही है तो उनको रोज एक बार शैम्पू करना इज फाइन। आप एडवाइस करती हैं कि बार बार शैम्पू चेंज करना चाहिए? शैम्पू से एक्सपेक्ट करे कि वो आपके बालों को लंबे बना दे और घने बना दे और रूट को न्यूट्रिशन कर दे, तो आई थिंक दैट इज टू मच ऑफ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द शैम्पू। अलग अलग टाइप के भी शैम्पू आते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, फ्रिज कंट्रोल शैम्पू, शाइन या वॉल्यूम वाले, तो ये सब सही होते हैं या जस्ट एक गिमिक? कि शैम्पू से हम सोच रहे हैं कि बाल झड़ना भी बंद कर दे, वहाँ अगर शैम्पू क्रिएट कर रहा है बालों को झड़ना, मतलब वो इतना ड्राई कर रहा है स्काल्प को एंड फ्रिजी बना रहा है जिसके वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको शैम्पू चेंज करना जरूरी है। जमानों से तेल ही लगा करके बाल एकदम चोटी बना देते थे कि हाँ तेल लगा करके रखो, तो आप ऑयलिंग सपोर्ट करती हैं या नहीं करती हैं? तो ऑयलिंग इज फाइन बिफोर अ शैम्पू। कितने टाइम तक पहले? आई थिंक 1 घंटा एटलीस्ट, 1 से 2 घंटा काफ़ी है, ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सर्दियाँ आती है तो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आ जाता है, ड्राई स्कैल्प हो जाता है, अब बाल ऐसे ऐसे भी करो तो सारे डैंड्रफ्स निकलने लगते हैं। मैंने बोला बाल ऐसे ऐसे करो, बट उस प्रोसेस से आपने एक जगह जो डैंड्रफ अक्यूमुलेटेड है उसको आपने फैला दिया, आपने स्काल्प को इरिटेट भी किया, उस स्काल्प का जो वो लेयर है आपने उसको रगड़ के हटाया, तो वहाँ पे भी आपका सोरनेस आएगा, रेड हो जाएगी वो एरिया। अब मेन कंप्लेन ये रहता है कि लड़कियों के कितने भी हेयर फॉल हो जाए लड़कियां गंजे नहीं होंगी, लड़के गंजे हो जाते हैं। लड़कों में ये जो प्रोसेस है वो ज़्यादा कॉमनली हम देखते हैं, फीमेल्स भी इस प्रोसेस से ग्रसित हो सकती हैं। जैसे बचपन में किसी भी प्रोडक्ट से हमारे बाल को धो देते थे, कोई भी तेल लगा देते थे, इनफैक्ट कपड़े धोने वाले साबुन हो उससे भी बाल धो लेते थे, कुछ नहीं होता था बालों को। आज हम महंगे से महंगा प्रोडक्ट लगा लेते हैं, फिर भी हमारे बालों की हालत ऐसी की हो जाती है। आज के टाइम पे एक्सटर्नल एक्सपोजर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, हम काफ़ी समय ब्लो ड्राई करते हैं, हीट ट्रीटमेंट्स करते हैं, ये सब चीज़ें पहले नहीं सोची जाती थी इतनी, तो ऑब्वियसली ये जो ट्रीटमेंट्स हैं इनसे भी जो हानि है वो आज हम ज़्यादा देखते हैं। हमारे बाल भी रियल लाइफ में कितना ड्रामा करते हैं ना, कभी चिपचिप हो जाएंगे, कभी फ्रिजी हो जाएंगे, कभी हेयर फॉल होने लगेगा तो कभी डैंड्रफ। इतने सारे हेयर रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि गिनते गिनते उंगलियां कम पड़ जाती हैं, लेकिन इनके सोल्यूशन देने वाले भी बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं आज के टाइम पर इंटरनेट पर, जो बहुत सारे DIY मास्क बताते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताते हैं। लेकिन आपके बालों के हिसाब से सही ट्रीटमेंट या फिर सही सोल्यूशन क्या है? अक्सर आपने भी ये सोचा होगा, तो आज का पॉडकास्ट हम इसीलिए लेकर के आए हैं। देखिए, हम वैसे तो बहुत सारे पॉडकास्ट लाते रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नए नए हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पर आपको नए पॉडकास्ट देखने सुनने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हेयर सोल्यूशंस, हेयर ट्रीटमेंट पर बात करने के लिए जुड़ी हैं डॉक्टर प्रिया पूजा, जो कि डर्मैट है। तो डॉक्टर, आपका सबसे पहले तो सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर से जानेंगे कि हमारे जितने भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनका क्या सोल्यूशन है, हम अपनी हेयर केयर कैसे कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड तमाम तरह की चीज़ें बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डॉक्टर, पहला सवाल यही होगा कि जब भी बालों की बात करते हैं सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है हेयर फॉल। लड़का हो लड़की हो, हर इंसान इस वक्त हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान है जी। क्या है हेयर फॉल, क्यों होता है हेयर फॉल, और इससे मतलब बचने के लिए हम हेयर फॉल से क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो हेयर फॉल से डरना नहीं है। हेयर फॉल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। सो हमारे बाल जो हम शुरुआत में जिससे हमारी बर्थ हुई थी वही बाल नहीं हैं, ये नए बाल हैं। तो एक बॉडी की एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसमें जो बाल एक अपनी लाइफ जी लेते हैं वो शेड हो जाते हैं और नए बाल आते हैं, ठीक है। सो हेयर का एक साइकिल होता है, एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन। एनाजन इज ग्रोथ फेज, कैटाजन इज मिडवे एंड टीलोजन मतलब आपका शेड ऑफ फेज। ज़्यादातर हम जब हेयर फॉल सुनते हैं तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि उन्हें हेयर फॉल हो रहा है, कि सारे बाल तो नहीं चले जाएंगे। तो ये जान लें कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अप टू 100 हेयर मतलब 100 बाल पर डे तक का झड़ना जो हमारी शरीर है वो रिकवर कर सकती है। बट यस, अगर कॉन्स्टेंटली बाल झड़ रहे हैं और अगर आप मान लीजिए कि मात्रा आपकी 50 से ज़्यादा है तो ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। और ये किसी भी वर्ग के लोगों में हो सकती है, स्पेशली आज के टाइम पे जब हमारा खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं रहता,
तो काफ़ी समय ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हम नोटिस करते हैं कि ये ज़्यादा हेयर फॉल आप नोटिस कर रहे हो। और मेन विमेन दोनों में ही, आई थिंक महिलाओं पुरुष दोनों में ही ये इक्वल अमाउंट में होती है। बट जब हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो महिलाएं थोड़ा ज़्यादा ग्रसित होती हैं, बिकॉज हमारा बाकी परिवारजनों के लिए हमारा ज़्यादा केयर या ध्यान रहता है, तो हम अपने ऊपर कम ध्यान दे पाते हैं। और साइक्लिकल जो चेंजेस होती हैं बॉडी में, जैसे हार्मोनल चेंजेस हैं, या ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो द ब्लड लॉस हैपन्स। सो इसके वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी, क्रॉनिक एनीमिया इज मोर कॉमन इन फीमेल्स than in males. So we need to be little conscious. But एकदम बाल झड़ नहीं सकते ऐसा नहीं है, सभी के बाल झड़ेंगे, बट हाँ ये रिकवर हो जाने चाहिए। तो आपको सही मात्रा में खाना पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने आप को डिस्ट्रेस रखें तो ऑटोमेटिकली जो बाल आपके नेचुरल प्रोसेस में शेड कर रहे हैं वो रिकवर कर जाएंगे। आपने स्ट्रेस की बात की, तो क्या स्ट्रेस फैक्टर है हेयर फॉल के लिए? डेफिनेटली स्ट्रेस इज अ फैक्टर ऑफ हेयर फॉल। स्ट्रेस एक्चुअली लीड्स टू अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस। जब हम एंग्जाइटी में रहते हैं या हमारी बॉडी एक फेज ऑफ स्ट्रेस में जाती है, तो हमारे बहुत ऐसे हार्मोन्स रिलीज होती हैं जो उस समय उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है। बट अगर वो स्ट्रेस काफ़ी लंबे समय तक आती रहे तो डेफिनेटली देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी एंड इंक्लूडिंग द हेयर। सो हेयर ग्रोथ इम्पैक्टेड होती है। तो डॉक्टर एक चीज़ यहाँ पर है, मोस्टली लड़कों का सवाल रहता है कि अगर उनमें हेयर फॉल हो रहा है तो गंजापन होने लगता है, उनके यहाँ के पार्ट के बाल हटने लगते हैं, आगे के बाल बहुत ज़्यादा कम होने लगते हैं। बिल्कुल। तो उनका मेन कंप्लेन ये रहता है कि लड़कियों के कितने भी हेयर फॉल हो जाए लड़कियां गंजे नहीं होंगी, लड़के गंजे हो जाते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन मतलब ऐसा क्यों है, ये अलग? देखिए ये बात सही है कि महिलाओं में, लड़कियों में जितनी भी बाल झड़े गंजापन नहीं आता, तो दैट वे आई थिंक वी आर ब्लेस्ड। काइंड ऑफ ब्लेस्ड। ट्रू। सो बट ऑन द कंट्री जब हम लड़कों की बात देखते हैं तो उनमें ये जो प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम हेयर थिनिंग कहते हैं। तो थिनिंग और फॉल अलग है। तो आई थिंक इन द बिगिनिंग आई शुड डिफरेंशिएट। हेयर फॉल मतलब जैसे मैंने बोला कि नेचुरली भी हेयर हमारे झड़ते हैं फिर उगते हैं, ज़्यादा अगर झड़े तो ध्यान देना चाहिए। थिनिंग एक अलग प्रक्रिया है, इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, बिकॉज जो हेयर थिनिंग है ये मेनली 2 फैक्टर्स के वजह से होती है। एक जेनेटिक टेंडेंसी, यू आर बॉर्न विद दैट टेंडेंसी कि आपको एक एज में जाके हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है आपके हार्मोन्स। ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं उनमें ये जो चेंजेस होती हैं वो ज़्यादा एविडेंट इसलिए भी होती हैं बिकॉज हेयर थिनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल पैटर्न बॉल्डनेस। तो ये चीज़ जो है वो मेल टेस्टोस्टेरोन, जो एक हार्मोन, जो नॉर्मल एक हार्मोन है, उसके वजह से ये ट्रिगर होती है। तो यू कांट डू एनीथिंग टू स्टॉप दैट हार्मोन, राइट? यू नीड टेस्टोस्टेरोन। ऑल्दो देर आर मेडिकेशंस जो टेस्टोस्टेरोन को लोकली सिर्फ आपके स्काल्प के रूट पे इनहिबिट करेगा, कम करेगा। तो वैसी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। बट येस, लड़कों में ये जो प्रोसेस है वो ज़्यादा कॉमनली हम देखते हैं। फीमेल्स भी इस प्रोसेस से ग्रसित हो सकती हैं। अगर महिलाओं में PCOD जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या हार्मोनल अदर चेंजेस हैं, हाइपोथायराइड है बहुत लंबे समय तक, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें भी ये प्रक्रिया देखी जाती है। उस कंडीशन में हम उसको फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। ओके, तो मतलब ये बॉल्डनेस की प्रॉब्लम लड़के और लड़कियों में दोनों में होती है, लड़कों में ज़्यादा कॉमन है जी। तो डॉक्टर एक दिन में कितने बाल गिरना नॉर्मल है? It's up to 100 hair is what we say. एक दिन में 100 बाल up to. But मैं ये नहीं कहूँगी कि आप वेट करते रहें कि 100 बाल हो रहे हैं तो ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं you have to get activated and conscious कि शायद मेरा आहार जो है, मेरा न्यूट्रिशन है वो सही नहीं है। Correct, तो हमें उस चीज़ के बारे में ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन यूजुअली लोग तो देखते नहीं है कि कंघी करते टाइम के उनके कितने बाल गिर रहे हैं या नहीं। अगर फर्श पर दिख गए तो ठीक है, वरना वो मोस्टली इग्नोर ही कर देते हैं। तो और क्या साइंस हम देख सकते हैं अगर हेयर फॉल ज़्यादा होने लग रहा है तो? देखिए बहुत ज़रूरी है, नॉर्मली शायद हेयर फॉल इतना नहीं हो,
बट ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि जब हम शैम्पू करते हैं, जब बाल धोते हैं, उस समय हमारे बाल ज़्यादा गिरते हैं। एंड ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट्स भी आते हैं वो आके ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम बालों को शैम्पू कर रहे थे बहुत ज़्यादा बाल नीचे हमने नोटिस किया। दैट इज़ द फर्स्ट सिम्टम, क्योंकि आप जब शैम्पू कर रहे होते हैं तो आप बालों को मसाज करते हैं, आप स्काल्प में एक मूवमेंट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होती है, उसके वजह से बाल झड़ना नेचुरल है। बट वहाँ अगर स्टार्ट हो रही है तो हमें वो ध्यान देना है कि शैम्पू के टाइम पे बढ़ रहा है कि नहीं। और अगर वो चीज़ कंटिन्यूअस है तो आपको बाकी टाइम पे भी दिखेंगे। आप मे बी आप जब सुबह उठते हैं तो आपके तकिए के ऊपर बाल आपको दिख सकते हैं। आप वैसे भी जब कंघी कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं अपने आप को, तैयार हो रहे हैं, उस समय आप देखेंगे कि बहुत सारे हाथ से छू लिया तो और लड़कों में थोड़ी आदत होती है बालों को सहलाने की, तो उस समय वो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि बाल आ रहे हैं। तो आई थिंक दीज आर अर्ली साइंस एंड वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट कि उसी समय उसका हम ध्यान रखें और इलाज स्टार्ट करें। ओके अच्छा, जैसे यहाँ पर शैम्पू की आपने जब बात छेड़ी दी है तो उस पर भी आते हैं, क्या शैम्पू बार बार चेंज करना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे 2-3 महीने में शैम्पू चेंज कर लिया एंड देन फिर उसको, जैसे अभी उनके बाल झड़ रहे हैं तो कोई और शैम्पू लगा लिया, फिर देखा कि हेयर फॉल के लिए ये शैम्पू अच्छा है तो फिर उस पर स्विच हो गए। तो आप एडवाइस करती हैं कि बार बार शैम्पू चेंज करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि शैम्पू इज व्हाट, इट्स अ क्लेंजर, साफ करता है, जैसे साबुन हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं। बट अगर हम मान लें कि साबुन लगाने से हमारी त्वचा की सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, वो नहीं पॉसिबल है। सेम थिंग अप्लाइज विथ शैम्पू। शैम्पू जस्ट स्काल्प में जो हमारा डर्ट है या ऑयल है जो कलेक्ट हो जाता है, अगर 3-4 दिन हम नहाए नहीं या शैम्पू ना करें तो हमारे बालों में एक जो नेचुरल सिक्रीशन है वो कलेक्ट हो जाएगी, एक परत बन जाती है, तो डस्ट भी उसमें अक्यूमुलेट हो रहा है। तो शैम्पू का काम प्राइमरीली है बालों को और स्काल्प को साफ करना, एक्सटर्नली क्लीन करना। एब्सोल्युटली। द शैम्पू डज नॉट पेनिट्रेट इनसाइड योर रूट, वो रूट तक नहीं जाता, जड़ों तक नहीं जाता। जब कोई चीज़ मेरे जड़ तक नहीं जाती तो जड़ों को मजबूत भी नहीं कर सकती और डैमेज भी नहीं कर सकती, ठीक है। बट अगर मेरा शैम्पू बहुत हार्श है, मान लीजिए बहुत उसमें सल्फेट है, जैसे SLES हम एक प्रोडक्ट होता है जिसमें सल्फेट होता है जो झाग बनाने के लिए ज़रूरी है। तो अगर SLES की मात्रा ज़्यादा है और आप उसको कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो बाल हैं वो रूखे हो सकते हैं। तो अगर रूखे बाल हों या उसमें शाइन नहीं होंगे या उलझ जाएंगे ज़्यादा, उस समय जब आप कोम्ब करेंगे तो आपका हेयर फॉल ज़्यादा होगा। और अगर शैम्पू बहुत हार्श है तो आपके शाफ्ट जो लंबे आपके बाल हैं उस जगह पे भी वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा ड्राई कर सकते हैं या उसको थोड़ा डैमेज कर सकते हैं। तो शैम्पू इतना ही काम कर सकता है। अगर हम शैम्पू से एक्सपेक्ट करें कि वो आपके बालों को लंबे बना दे और घने बना दे और रूट को न्यूट्रिशन कर दे, तो आई थिंक दैट इज टू मच ऑफ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द शैम्पू। तो डॉक्टर, आपने जैसे यहाँ पे शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू की बात की, तो आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग सल्फेट फ्री शैम्पूज बेच रहे हैं, तो आप एडवाइस देती है कि हमें सल्फेट फ्री शैम्पू खरीदना चाहिए? और कौन कौन से हार्श केमिकल होते हैं, जब भी हम शैम्पू खरीदने जाए तो एक बार चेक कर लें किसी भी प्रोडक्ट में? सल्फेट, SLES एंड पैराबिन, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो स्काल्प में या शैम्पूज में यूज़ होती हैं। देखिए, सबका अपना एक रोल है। तो सल्फेट, जैसे मैंने कहा कि वो झाग बनाने के लिए ज़रूरी है, तो अगर आपके बाल बहुत ऑयली हैं, आप अगर टोटली सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करेंगे तो झाग नहीं बनेगा, और अगर झाग नहीं बनते तो बाल ढंग से क्लीन नहीं होंगे। तो मेरा मानना ये है कि सल्फेट की जो अमाउंट है वो एक नियंत्रित होनी चाहिए। I can't exactly tell you the amount, but I think it should be optimum. Optimum मतलब जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से झाग भी बने, बट ज़्यादा ना हो। और सल्फेट के बहुत डिफरेंट कॉम्पोजिशंस भी आते हैं जो इतने हार्श नहीं होते, तो वो ऑप्शंस हमें लेने चाहिए। इस कंडीशन में आई थिंक मेडिकेटेड शैम्पूज भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वो डेलिबरेटली कोशिश करते हैं कि SLES की मात्रा है, पैराबिन की मात्रा कम रहे।
ओके तो जैसे आजकल लोग बोल भी रहे कि हम सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पूज बेच रहे हैं, तो पीपल आर गोइंग टू बाय दैट आल्सो। तो इसमें कंडीशनर का क्या रोल है? जैसे एक पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि आप पहले शैम्पू यूज करिए, देन कंडीशनर यूज करिए। तो कंडीशनर आप एडवाइस देती है यूज करने के लिए, और फिर उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? देखिए, कंडीशनिंग इज शैम्पू, एज आई सेड, इट्स फॉर द रूट। तो स्काल्प साफ करना, और नीचे अगर तेल लगा हुआ है, ऑयल नॉर्मल सिक्रीशन की वजह से है, उसको साफ करना जरूरी है, जो काम हमारा शैम्पू करेगा। बट कंडीशनिंग मतलब बालों को जब हमने ड्राई कर दिया है, शैम्पू से तेल निकल चुका है, थोड़ा सा वापस उसको रीगेन करना, मतलब ताकि एकदम ही ड्राई ना हो। और कंडीशनिंग ज़्यादातर ज़रूरी होगा जब शैम्पू हम लोग ज़्यादा हार्श यूज़ कर रहे हैं, तो कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप कंडीशनिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम पहले नहाने के पहले या शैम्पू करने के पहले तेल लगा लें। सो ऑयलिंग विल हेल्प रिटेन अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर इन द हेयर शाफ्ट। एंड अगर हम बाद में कंडीशनिंग करते हैं तो इट इज़ अ ओके, आई मीन इट्स नॉट कि इतना डूम्ड नहीं है कि कंडीशनर नहीं यूज़ करना चाहिए। मेरे हिसाब से कंडीशनिंग यूजिंग इज़ फाइन। कंडीशनर हमें स्काल्प के ऊपर नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हाँ, ओनली आप शाफ्ट में करें। स्काल्प में ऑलरेडी नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन होगा, सो यू डोंट नीड टू प्रोड्यूस ऑयल ऑन द स्काल्प। बट एट द सेम टाइम आपको अपने बालों को भी हाइड्रेटेड रखना है, तो कंडीशनिंग इज टोटली फाइन। ठीक है, तो ये भी बता दीजिए डॉक्टर कि शैम्पू कितने दिन पर करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी बालों में कितना ऑयलीनेस आता है। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो हर दिन शैम्पू करते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। तो अच्छी चीज़ है हर दिन शैम्पू करना? इट्स ओके, बिकॉज जैसे हम देखते हैं कि हमें नहाना ज़रूरी है रोज़। आप देखिए, अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपको 2 बार नहाना पड़ता है, राइट? तो अगर किसी के बालों में ऑयल का सिक्रीशन अधिक मात्रा में हो रही है, तो उनको रोज़ एक बार शैम्पू करना इज़ फाइन। ऑयली हेयर वालों को? एब्सोल्युटली। जिनके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा है, उनके लिए रोज़ शैम्पू करना भी ठीक है, इट्स ओके। अगर नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते, हफ्ते में 2 बार इज़ कंसिडर्ड टू बी आइडियल। अगर स्पेसिफिकली मैंने कोई इंग्रेडिएंट बेस्ड शैम्पू यूज़ किया, जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें फिर हम हफ्ते में 2 बार ही रेकमेंड करते हैं कि हम शैम्पू करें। ठीक है, आपने जैसे कहा इंग्रेडिएंट बेस्ड शैम्पूज जो होते हैं, तो मोस्टली आजकल अलग अलग टाइप के भी शैम्पू आते हैं। हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, फ्रिज कंट्रोल शैम्पू, शाइन या वॉल्यूम वाले, तो ये सब सही होते हैं या जस्ट एक गिमिक है? देखिए, एज आई सेड, शैम्पू का मेन पर्पस इज टू क्लेंजिंग। तो डिपेंडिंग कि आपकी स्काल्प की क्या रिक्वायरमेंट है। आपकी स्काल्प में अगर डैंड्रफ है, तो आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा जिससे वो डैंड्रफ कम हो जाए, राइट, या मेंटेन रहे या हट जाए। दूसरी चीज़, अगर आपकी स्काल्प बहुत ड्राई है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हार्श शैम्पूज ना यूज करें, और ड्राई हो जाएगा नहीं। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक आपका जो चॉइस ऑफ शैम्पू है शुड बी डिटर्मिन्ड बाय द कंसर्न ऑफ योर स्काल्प एंड हाउ योर स्काल्प इज रिस्पॉन्डिंग। आपकी स्काल्प में अगर शैम्पू करने के बाद आपको नोटिस होता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा रूखे हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, मतलब आप जो शैम्पू यूज कर रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा हार्श है, सो यू गो फॉर ऑप्शंस व्हिच आर माइल्डर। एंड एज आई सेड, डैंड्रफ, अगर डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपको यूज़ करना मैंडेटरी हो जाता है, ज़रूरत हो जाती है उस चीज़ की। तो उस कंडीशन में भी आपके बहुत अलग अलग वेरिएंट्स हैं। साइक्लोपिरोक्स ओलामीन अवेलेबल है, जिंक पायरिथ्रियन अवेलेबल है, कीटोकोनाजोल अवेलेबल है। और अगर बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ है और बहुत इचिंग है स्काल्प में, तो कभी कभी सैलिसिलिक एसिड भी उसके अंदर में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वो जो एक लेयर बन जाती है स्काल्प के ऊपर, पपड़ियाँ बन जाती हैं, तो उसमें उसको हटाने में, एक्सफोलिएशन में वो काफ़ी हद तक कारगर रहता है। ओके डॉक्टर, जैसे आपने कहा ना टाइप्स ऑफ अलग अलग, मतलब शैम्पूज भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, उन्हें कोई शैम्पू सूट नहीं किया, उनका हेयर फॉल ज़्यादा होने लगा, या बाल ड्राई हो गए, रफ हो गए, फ्रिजी हो रहे हैं एकदम। तो जब हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है तो परेशान हो जाते हैं लोग। तो एक शैम्पू को हमारे बाल में सेटल होने में कितना टाइम लगता है, कि अगर हम उसी शैम्पू को कितने टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे बाल में सेटल हो जाए? देखिए, शैम्पू अगेन इट्स अ क्लेंजर, या सो ऐसा लॉन्ग टर्म कोई नहीं है कि शैम्पू का हम 1 महीना लगाएंगे, क्योंकि शैम्पू से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि शैम्पू से हम सोच रहे हैं कि बाल झड़ना भी बंद कर दे। वहाँ अगर शैम्पू क्रिएट कर रहा है बालों को झड़ना, मतलब वो इतना ड्राई कर रहा है स्काल्प को एंड फ्रिजी बना रहा है जिसके वजह से बाल झड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको शैम्पू चेंज करना ज़रूरी है। और एक शैम्पू अगर आपको सूट कर रहा है, देयर इज़ नो नीड टू स्विच।
आप उसको सालों तक यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर वो मेरे स्काल्प के लिए अब बना है, मतलब इट्स पर्याप्त है वो, तो कोई कारण नहीं होता है कि मैं हर बार जाके नया शैम्पू, हम स्पेशली महिलाएं हम क्या करते हैं, कोई नई चीज़ आती है तो हम उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, इसकी स्मेल अच्छी है, इसकी ब्रांडिंग अच्छी, इसका प्रोडक्ट का वो दिख रहा है अच्छा, तो हम चाहते हैं कि हम, या फिर हमारे दोस्तों ने इस्तेमाल करी हो, बट ज़रूरी नहीं है कि हमारे दोस्त के लिए जो सही है वो हमारे लिए भी सही होगा। अगर आपको कोई शैम्पू सूट करता है, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू द सेम शैम्पू अनटिल अनलेस आपकी खुद की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। जैसे कि आप किसी भी वजह से, मे बी आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है, या फिर आप मॉनसून्स में हैं, या फिर आपने जिम ज्वाइन किया, आपकी स्काल्प ज़्यादा ऑयली हो रही है जो कि पहले नहीं होती थी, देन यू कैन थिंक ऑफ चेंजिंग द शैम्पू। ओके, आपने जैसे कहा ना शैम्पू से जैसे हेयर फॉल भी होने लगता है, तो कई बार क्या होता है एक शैम्पू पूरे साल में कुछ टाइम तक एकदम सही उनके बालों पर काम कर रहा है, लेकिन जैसे मॉनसून आया या विंटर आया, वही शैम्पू यूज करते हैं, हेयर फॉल ज्यादा होने लगता है। तो क्या शैम्पू का इसमें रोल है या सीजन का रोल है? आई थिंक मेरा मानना तो यही है कि सीजन का रोल है, क्योंकि सेम शैम्पू सडनली कांट बिकम बैड फॉर यू। बट हम जब साबुन भी यूज़ करते हैं बॉडी के लिए, आप देखेंगे कि जो हम जैसे कुछ मॉइस्चराइजिंग साबुन हम यूज़ करते हैं जिसमें ग्लिसरीन हो या मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हो, वो सर्दियों में हमारे लिए बहुत सही रहती है। बट गर्मियाँ जैसे ही पड़ती हैं, क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा साबुन भी चेंज करना पड़ता है। सेम थिंग अप्लाइज विद द शैम्पू। जब आपकी वेदर चेंज हो रही है, आपके रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं, आपका स्काल्प का कंडीशन बदल रहा है, और उसी हिसाब से हमारी शैम्पू की रिक्वायरमेंट्स भी बदलती हैं। ओके, तो फिर वेदर के और सीजन के हिसाब से हम अपनी बालों की केयर कैसे करें? देखिए, बेसिकली यही है कि अगर आप मानिए कि बहुत धूप है, इंडिया में ज़्यादातर इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो ज़्यादातर हम गर्मी के जो महीने होते हैं वो ज़्यादा होती हैं, सर्दियाँ कम दिन के लिए होती हैं, और बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती नहीं हैं, ज़्यादातर गर्मी ही रहती है। और कोई अगर सोच लीजिए कि बाहरी काम ज़्यादा करते हैं, लाइक ट्रैवल ज़्यादा है, या बाहर धूप में ज़्यादा उनका ट्रैवल होता है, तो उस समय भी ध्यान रखना चाहिए कि स्काल्प को हम कितना हो सकता है हेयर को बचाएं। तो अगर बाल बहुत ज़्यादा खुले हैं और आप सूखे या डेजर्ट एरियाज़ में हो या बहुत ट्रैवल कर रहे हो, तो वो और बेजान रूखे और ड्राई होंगे, फ्रिजीनेस उसमें बढ़ेगी। तो अगर कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ा सा उसमें कंडीशनिंग ज़्यादा करें, ऑयल में भी हफ्ते में 2 बार या 3 बार करें, और अगर बाहर काफ़ी देर रहें तो उसको कवर कर सकते हैं। आप देखेंगे ज़्यादा डेजर्ट एरियाज़ में या कंट्रीज़ में पीपल टाई अप देयर हेयर, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, अगर बाहर ज़्यादा देर रहते हैं तो वी कैन कंसिडर दैट। मॉनसून्स में अगेन ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और बाल भी ज़्यादा झड़ते हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि बालों को ज़्यादा ना धोएं, बट आई थिंक आपका जो फ्रीक्वेंसी है, जितनी बार आप हफ्ते में बाल धोते हैं, उसको बरकरार रखें। लेकिन उस टाइम पे बाल चिपचिपे भी तो बहुत हो जाते हैं। वही तो इसलिए भी आपको आई थिंक यू हैव टू वॉश इट। करना ही पड़ता है वॉश। एग्जैक्टली। आपने ऑयलिंग की बात की, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आजकल की बालों में तेल ही मत लगाओ, जबकि हमारे यहाँ तो जमानों से तेल ही लगा करके बाल एकदम चोटी बना देते थे कि हाँ तेल लगा करके रखो। तो आप ऑयलिंग सपोर्ट करती हैं या नहीं करती है? देखिए, ऑयलिंग को समझना पड़ेगा। ऑयल का क्या काम है इज 2 काम कर सकता है। एक तो आपके जो जहाँ पे भी आप ऑयल लगाते हैं उसको हाइड्रेट कर सकता है, उसको मॉइस्चराइज करेगा। द अदर थिंग इज जो ऑयल है वो आपको टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रोटेक्ट भी करेगा, ठीक है, अगर वो ऑयल की लेयर आपकी स्काल्प में रहती है। तो नॉर्मली अगर हम ऑयलिंग करते हैं, आपको हाइड्रेट कर रहे हैं स्काल्प को, आपको नरिश कर रहे हैं, थोड़ा सूदिंग एजेंट भी है, तो ऑयलिंग इज फाइन बिफोर अ शैम्पू। कितने टाइम तक पहले? आई थिंक 1 घंटा एटलीस्ट, 1 से 2 घंटा काफ़ी है, ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है। बट देयर इज़ अ कैच इनटू इट। अगर आपको डैंड्रफ है तब हम ऑयलिंग टोटली मना करते हैं। अच्छा, मना? हाँ, टोटली मना करते हैं। नहीं, देखिए, डैंड्रफ क्या है, इट्स अ फंगल ग्रोथ। एक मैलासीजिया करके एक फंगस होता है जो ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करती है हमारे स्काल्प के लेयर पे, तब हम डैंड्रफ के फ्लेक्स को नज़र आते हैं हमें। तो उस कंडीशन में अगर हमने ऑयल आपका यूज़ करा तो वो क्या करेगा कि फंगस को फीड करेगा विथ न्यूट्रिशन, विच वी डोंट वांट, राइट? सो एब्सोल्युटली, सो दैट इज़ द रीज़न आप जब भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो कहेंगे तेल मत लगाओ, बिकॉज ज़्यादातर हमारे पास वैसे लोग आते हैं जिनको कुछ कंसर्न होता है, मे बी डैंड्रफ हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं,
तो वी हैव टू इवैल्यूएट। काफ़ी समय लोग हेयर लगाते नहीं हैं, मसाज करते हैं। सो अगर देखिए माइल्ड मसाज है या लोकल प्रेशर है तो थोड़ा सा वो ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा सकता है, न्यूट्रिशन को ज़्यादा अवेलेबल कराता है। बट अगर वो मसाज बहुत रिगरस, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मसाज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, काफ़ी समय हेयर डैमेज होती है। और कुछ कंडीशंस है जैसे फॉलिकुलाइटिस, मतलब हेयर का जो हेयर के जड़ों में एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम हेयर फॉलिकुलाइटिस कहते हैं, विच इज़ अ वेरी क्रॉनिक प्रॉब्लम, वो आसानी से नहीं जाता। तो उस कंडीशंस को भी हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोग बहुत ब्रिस्क ऑयलिंग ना करें। तो ऑयल के साथ ध्यान देना है, प्लस आई थिंक बहुत तरह के ऑयल आजकल मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आपके बाल ड्राई हैं, कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड। लाइट वेट ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बाल थोड़े ज़्यादा ऑयली हैं, मतलब उनमें नेचुरल ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, तो यू डोंट नीड टू ऑयल देम मोर, राइट। सो ऑयल के हिसाब से ये धारणाएं जो हैं वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। डॉक्टर, आपने यहाँ पे 3 ऑयल्स की बात की, ग्राउंडनट, ऑलिव और कोकोनट। बहुत सारे रीजन्स में मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट मतलब बिहार में भी मैंने बहुत देखा है जी। और मेरे भी घर में बचपन से मेरे बालों में सरसों का तेल ही लगा दिया जाता था। तो सरसों का तेल लगाना बालों के लिए अच्छा है या नहीं? डेफिनेटली अच्छा है। हाँ। सरसों का तेल भी अच्छा है। इट्स जस्ट दैट सरसों का तेल यू नो जब आप जैसे कच्ची घानी का ला रहे हैं, जो हाँ। ओरिजिनल Cold सरसों pressed का oil, हाँ। वो सारे अच्छे होते हैं। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि सरसों के तेल में थोड़ी स्मेल आती है। हाँ, तो आज के टाइम पे इसलिए एक्सेप्टेंस कम है। करेक्ट। और अगर वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होता है, आप देखेंगे जो स्मेल आती है वो थोड़ा सा अगर आपका स्काल्प नॉर्मल है, टॉलरेट कर रहा है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपके स्काल्प में थोड़ा ड्राइनेस ज़्यादा है या इरिटेटेड स्काल्प है, देन आई वुड पर्सनली प्रेफर कोकोनट। ओके, ठीक है। तो कोकोनट ऑयल ज़्यादा अच्छा होता है नॉर्मली बालों के लिए। डॉक्टर, एक मेरा यहाँ पर सवाल है, जैसे बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी या हमारे पापा किसी भी प्रोडक्ट से हमारे बाल को धो देते थे, कोई भी तेल लगा देते थे। इनफैक्ट कपड़े धोने वाले साबुन हो या फिर डिटर्जेंट पाउडर हो, उससे भी बाल धो लेते थे, कुछ नहीं होता था बालों को। आज हम महंगे से महंगा प्रोडक्ट लगा लेते हैं, फिर भी हमारे बालों की हालत ऐसी क्यों हो जाती है? देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि बाल हमारे जो इंटरनल हमारी जो हेल्थ है उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम इंटरनली स्वस्थ हैं, अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, तो बाल भी अच्छे रहेंगे, राइट। स्किन एंड हेयर इज़ अ इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो आप अगर स्वस्थ हैं, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। पहले के टाइम पे एज आपने मेंशन किया है कि कोई भी सामान यूज हो जाता था और कुछ भी स्काल्प में लगा देते थे, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। करेक्ट। आज के टाइम पे एक्सटर्नल एक्सपोजर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। यू नो हम काफ़ी समय ब्लो ड्राई करते हैं, हीट ट्रीटमेंट्स करते हैं, बाहर के ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आजकल लोग बहुत कॉमनली करने लगे हैं ताकि उनके बाल अच्छे लगें या लॉन्ग टर्म के लिए वो फ्रिज फ्री हो जाएं। ये सब चीज़ें पहले नहीं सोची जाती थी इतनी। तो ऑब्वियसली ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, इनसे भी जो हानि है वो आज हम ज़्यादा देखते हैं या उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर ना ड्राई शैम्पू का भी आजकल बड़ा मतलब ट्रेंड हो गया है कि हर कोई ड्राई शैम्पू यूज़ कर रहा है। ड्राई शैम्पू हमारे बालों के लिए अच्छा है या नहीं है? देखिए, ड्राई शैम्पू का जो नाम है वो मुझे बहुत एक्यूरेट नहीं लगता, बिकॉज इट इज़ नॉट अ शैम्पू, इट्स नॉट क्लीनिंग योर स्कैल्प। आपके बालों को वो साफ नहीं कर रहा। शैम्पू का काम है बालों का क्लीन, एब्सोल्युटली। शैम्पू का मतलब है क्लेंजर, इट शुड क्लीन द स्कैल्प। वो आपके बालों को क्लीन नहीं कर रहा। जो ऑयल है, बिकॉज आप शायद अभी शैम्पू नहीं कर पा रहे, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई भी रीजन हो, बट आपकी ऑयल सिक्रीशन, नेचुरली जो ऑयल सिक्रीशन है फ्रॉम द रूट, दैट इज हैपनिंग। तो ऑयल एक कलेक्ट हो गया। तो ड्राई शैम्पू में ज़्यादातर अल्कोहल या स्टार्च प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्प्रे फॉर्म में लगाया जाता है और उससे वो इमीडिएटली जो ऑयल है उसको सोक कर लेगा। तो ऑयल सोक कर लेता है, इसलिए हमारा जो स्काल्प में जो एकदम से ऑयलीनेस लगता है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से लोग काफ़ी इसको इस्तेमाल करते हैं। बट अगर हम लंबे समय तक सिर्फ ड्राई शैम्पू यूज़ करते रहे, अल्कोहल कैन बी एन इरिटेंट, ठीक है। और स्टार्च भी अगर काफ़ी दिन तक आप एक लेयरिंग बनती चली जाएगी उसके अंदर में, तो स्काल्प साफ नहीं होगी। एंड काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें फॉलिकुलाइटिस, जैसे अभी मैंने मेंशन किया था कि फॉलिकुलाइटिस मतलब जड़ों का, एक बालों के जड़ों का इन्फेक्शन, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज आप एक कवरिंग दे रहे हो, वो ठीक तरह से क्लीन नहीं हो पा रहा।
तो ड्राई शैम्पू अगर बहुत मजबूरी में यूज़ करना है वंस इन अ वाइल इज़ ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको सब्स्टिट्यूट करें फ्रॉम नॉर्मल शैम्पूइंग। बार बार ना यूज हाँ करें जी। वरना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता जी है। बिल्कुल। यहाँ पर हेयर मास्क की भी बात कर लेते हैं। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि आपको हफ्ते में एक बार हेयर मास्क ज़रूर लगाना चाहिए, आपके बालों में वो आपको सारे विटामिन्स मिनरल्स सब चीज़ बालों को आपको नरिश करेंगे। तो हेयर मास्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? देखिए पहले के ज़माने में जो आप कह रहे थे कि हमारे पेरेंट्स कुछ भी लगा देते थे। हाँ जी, बट कुछ घर की चीज़ें भी लगाते थे जो उसमें थोड़ा सा हाइड्रेशन हो जाता था स्काल्प में, उस समय दही वगैरह यूज़ होता था ज़्यादा। तो ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो स्काल्प को या हेयर को कंडीशनिंग कर सकती है। इट्स जस्ट मॉइस्चराइजिंग द स्काल्प। सो अगर आप सही कर रहे हैं, मतलब आपको अपने स्काल्प अपने हेयर हेल्थ के बारे में आइडिया है, आपका स्काल्प इरिटेटेड नहीं है, तो आप कुछ चीज़ें घरेलू कर सकते हैं। माइल्ड एलोवेरा वगैरह, मतलब जो हल्की चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके नॉर्मल जो शैफ्ट को नरिश करेगा, थोड़ा उसका जो प्रोटीन सप्लीमेंट है या उसमें उसको रिटेन करेगा, फ्रिज को शायद कम करे। बट बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन करके अगर हमने गलत चीज़ें इस्तेमाल करी जो हमारे स्काल्प को और शैफ्ट को सूट नहीं करे, तो फिर उसमें आपको स्काल्प में इरिटेशन या इवन इंक्रीज इन द हेयर फॉल हो सकती है। ओके, तो मतलब हमें अपने बालों के हिसाब से ही देख करके उसको Absolutely. यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आपने घरेलू नुस्खे की बात करी दी है, तो उसमें भी लोगों का आज के मन में बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर सवाल रहता है। कुछ चीज़ें हैं, आप प्लीज़ बताइएगा कि बालों के लिए अच्छे हैं कि नहीं है, यूज़ करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले तो अंडा। देखिए अंडे में अगर मैं देखूं तो प्रोटीन है। हाँ, तो अगर आप अंडे को, अब अगर उसकी स्मेल आपको प्रॉब्लम नहीं कर रही और अंडा बहुत सालों से यूज़ होता आ रहा है, तो वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट एल्ब्यूमिन है विच इज़ अ नेचुरल प्रोटीन, तो वो कहीं ना कहीं आपको नरिशमेंट देगा। बट ये चीज़ें हैं कि कितनी मात्रा में लगानी चाहिए, कितने फ्रीक्वेंटली लगानी चाहिए, इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अंडे का लोग कहते हैं कि आपको व्हाइट वाला पार्ट ही लगाना चाहिए, येलो वाला नहीं। दैट्स द प्रोटीन पार्ट। राइट, ओके। अंडे में दो भाग होते हैं, सफ़ेद और जो येलो उसका part, जो हाँ। योक है। नॉर्मली आप देखेंगे जो जिम गोअर्स हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं या प्रोटीन खाते हैं तो अंडे का वाइट ही लेते हैं, एग वाइट जिसको कहते हैं। तो अंडे का जो वाइट वाला एरिया है दैट इज रिच इन प्रोटीन। जैसे हम ट्रीटमेंट्स भी बाहर करा रहे हैं, केराटिन हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, इट्स द सेम थिंग, यू नो। आप नेचुरली उसको एक लेयर ऑफ प्रोटीन लगा रहे हो अपने शाफ्ट पे, ओके, तो इट्स टोटली फाइन। ठीक है। और कितने दिन पर लगा सकते हैं? हफ्ते में एक बार? हफ्ते में एक बार आई थिंक इज गुड इनफ। ठीक है। दूसरा, मेहंदी। मेहंदी के पत्तों को पीसकर जो पहले हाँ जी। लोग लगाते थे, आज भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, जी। इज गुड और नॉट? एक चीज देखिए, मेहंदी जो है वो इट इज द क्लोजेस्ट टू नेचुरल प्रोडक्ट। आजकल हेयर डाई आप देखें, आफ्टर अ सर्टेन एज सभी के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, हेयर डाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उसमें अगर मैं देखूं तो मेहंदी का यूजेज, अगर वो नेचुरल मेहंदी है, इट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं हैं। पर आजकल मेहंदी भी काफ़ी अलग अलग बिकती हैं। जैसे एक मेहंदी, आप नॉर्मल मेहंदी नहीं मिलेगी, उसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स होती हैं। तो उसमें क्या एडिटिव्स है, क्या ऐड किया है, वो उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसको ज़रूर देखें। साथ में अगर मैं बोलूँ कि काली मेहंदी, काफ़ी समय लोग रहते हैं ना, मेहंदी लगाते हैं बट एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्लैक कलर हो जाए। अच्छा, हाँ। बट मेहंदी कांट बी ब्लैक। उसका मतलब है वो उसमें हेयर डाई है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि हम अगर मेहंदी सोच के लगा रहे हैं तो उसके जितने नेचुरल फॉर्म में लगाएं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और मेहंदी के साथ ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, जैसे आपने अंडा बोला या चाय के पत्ते हैं, तो वो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना कोई हानिकारक नहीं है। बट यही देखना पड़ेगा कि वो आप कितनी मात्रा में लगा रहे हैं और आपके स्काल्प को और हेयर को सूट कर रहा है कि नहीं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, इवन नेचुरल चीज़ें जैसे मेहंदी, कॉफ़ी पाउडर लगा रहे, उससे भी उनको रिएक्शन होती है। तो अगर आपका स्काल्प बहुत सेंसिटिव है, देन आई थिंक यू शुड अवॉइड। ओके। तीसरा, एलोवेरा जेल। इसमें भी दो है कि आप डायरेक्ट प्लांट से तोड़ करके लगाते हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स आजकल आते हैं एलोवेरा जेल वाले, वो तो बालों के लिए अच्छा है या नहीं? एलोवेरा इज अ नेचुरल humectant and a moisturizer. I think it's totally fine. यूज You कर can सकते हैं। ओके, ठीक है। और एक आजकल जैसे लोग पहले यूज करते थे आंवला, रीठा, शिकाकाई, तो इसका आजकल पाउडर फॉर्म आने लगा है। आप बोलते हैं कि आप इसको बस मिक्स कर लो पानी के साथ और अप्लाई कर लो, तो शैम्पू को रिप्लेस कर सकता है या नहीं? देखिए, अगर नेचुरली आप घर में बनाते हैं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। जैसे आपने पहले बताया कि हम जब बचपन में माएँ बनाती थी तो वो घर में बनाती थी,
तो आप जानते थे कि उसमें क्या डल रहा है। अब जब भी आप कोई चीज़ को प्रोसेस्ड वे में यूज़ करते हैं, एक पैकेट में यूज़ करते हैं, आप नहीं जानते कि उसमें कौन से दूसरी चीज़ें भी ऐड करी हुई हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकती हैं। काफ़ी समय जो रिएक्शंस होती हैं या स्कैल्प को सूट नहीं करती, वो प्रिजर्वेटिव्स की वजह से होती हैं, जो एडिटिव्स हैं। तो अगर आपको यूज़ करना है, एज वी आर कॉलिंग इट DIY होम किट, तो घर में बना के करें। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। बाहर से जो चीज़ें लगाते हैं लोग वो ना करें। ओके डॉक्टर, यहाँ पर जैसे आज के टाइम पर पहले होता था कि आप जब 40-50 क्रॉस करते हो तब आपके बाल सफ़ेद होने लगते थे। आज 20s में भी आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो क्या है इसके पीछे का रीज़न? देखिए, इसको हम साइंटिफिकली प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं। मतलब जो आपकी एज में होनी चाहिए वो पहले हो रही है। बहुत सारे कारण हैं। आई थिंक हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे जेनेटिक टेंडेंसीज हैं। कुछ लोगों की जेनेटिक्स हैं, वो अच्छा खाते पीते भी हैं तो भी जल्दी हेयर ग्रेइंग होने लग जाती है। ये समस्या ऑफ कोर्स बढ़ी है बिकॉज खाने पीने में भी काफ़ी अडल्टरेशन है, तो नेचुरल चीज़ों से हम काफ़ी दूर हो रहे हैं। इवन आप फ्रूट्स खाते हैं उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स होती हैं। तो केमिकल एक्सपोजर अगर कम अमाउंट में भी क्रॉनिकली होता है तो इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू इंड्यूस ग्रेइंग ऑफ हेयर। एंड ऑफ कोर्स अब हम ज़्यादा स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर हम केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा कर रहे हैं अपने स्कैल्प में, पार्लर एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं, उसके वजह से भी ये ट्रिगर हो सकती हैं। लॉट ऑफ इट इज़ जेनेटिक दो। अच्छा, ओके। तो जैसे लोग क्या करते हैं कि उनको कोई भी सफ़ेद बाल दिखा उसे तोड़ देते हैं, तोड़ना चाहिए या नहीं? देखिए, तोड़ने से कोई बेनिफिट नहीं होगा बिकॉज वो रीग्रो करेगा। अगर उसके रूट्स में मेलानिन चला गया है, वो रीग्रो भी करेगा, वो सफ़ेद ही आएंगे। तो ये पहले बहुत ये किया जाता था, बालों को, सफ़ेद बालों को हम रिमूव कर देते थे, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ सॉल्यूशन टू इट, सो वी शुड अवॉइड। तो अगर किसी के बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि धीरे हो या ना हो? एंटीऑक्सीडेंट, आई थिंक एंटीऑक्सीडेंट, हाँ जी। जितना आप बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकते हो या बैलेंस कर सकते हो, उतना ही बेटर है। तो इसमें डाइट का भी रोल है कोई? एब्सोल्युटली डाइट का रोल है। जैसे ग्रीन एप्पल्स हो गए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हैं। कुछ आप बता सकते हैं? आजकल खाने पीने में एनीथिंग व्हिच इज अ विटामिन, लाइक सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फल हैं, ठीक है, लेमन, आंवला, नींबू, संतरा, बिल्कुल, और ग्रीन एप्पल्स जैसे मैंने बोला, कीवी इज़ अ वेरी गुड सोर्स। सो जितने हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करेंगे बॉडी के लिए, फ्रूट्स जितना हो सके, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, एंड ऑल्सो आजकल रेनबो कहा जाता है, अलग अलग रंग के फलों को और वेजिटेबल्स को खाएं, तो जो नेचुरल बीटा कैरोटीन है या विटामिन्स हैं वो हमारे रिप्लेनिश होते हैं। तो इस प्रोसेस से अगर हम थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियसली करें तो अगर अर्ली फेज में आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो वो रिवर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ओके, इसको रिवर्स किया जा सकता है? बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है। बट कोई बहुत सटीक इसका इलाज अभी तक नहीं आया है। देयर आर सर्टेन क्रीम्स एंड टॉनिक कुछ अवेलेबल हैं जो कलर को वापस लाने की लिए हम रेकमेंड करते हैं, बट आई थिंक बेस्ट इज फोकसिंग ऑन योर लाइफस्टाइल एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का जो इनटेक है उसको बढ़ाना है। मतलब डाइट में जितना चेंजेस करेंगे उतना विल बी बेटर। एब्सोल्युटली। डॉक्टर, बहुत सारे लोगों के ना बाल में थोड़े अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल बाल है लेकिन एक आध दो स्ट्रैंड्स जो होंगे वो बाल के या तो एकदम से रफ होंगे या एकदम बहुत ज़्यादा कर्ली हो जाएंगे और उनका टेक्सचर भी बड़ा अजीब सा हो जाता है, तो ये कैसे? दैट्स अ नॉर्मल फ्रिज। ओके, सी हमारे जो बाल है वो नेचुरल केराटिन से बना हुआ है। हाँ। तो जब हम शैम्पू करते हैं, ड्राई होते हैं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो नेचुरल फ्रिज आता है। बहुत कम ऐसे आप लोग देखोगे जिनके नेचुरली स्ट्रेट बाल हैं, बिल्कुल उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यू आर लकी, बट लॉट ऑफ पीपल देन गो फॉर स्टाइलिंग प्रोसीजर्स, और जब स्टाइलिंग में वो और ज़्यादा ड्राई और डैमेज होने के चांसेस, इसलिए स्टाइलिंग अगर जब कर भी रहे हैं तो उसके पहले हीट प्रोटेक्ट सेरम्स का लगाना आई थिंक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इवन यू कैन यूज़ लाइट वेट ऑयल्स। अच्छा, मतलब तेल लगा करके फिर लाइट वेट, क्योंकि ज़्यादा तेल लगाएंगे तो फिर वो ऑयली लगेंगे, तो लाइट वेट ऑयल्स अल्टीमेटली। अब अगर आप हीट प्रोटेक्ट सेरम्स देखते हैं तो दे आर ऑल मेड अप ऑफ लाइट वेट ऑयल्स। ओके, मतलब इसको लगाना सेफ है? क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था, बहुत ज़्यादा लोग जो बालों की स्टाइलिंग करने जाते हैं तो पहले सिरम लगाते हैं, तो सिरम लगाना सेफ है? सिरम इज सेफ अंटिल अनलेस इट्स अ लाइट वेट ऑयल, बिकॉज आपको बेसिकली इट इज हाइड्रेटिंग। हाँ, और लड़कों में जैसे वो जेल या वैक्स लगा लेते हैं तो वो सेफ है? देखिए, वो अब आप बालों का नेचुरल जो है वो बाल
जो ग्रेविटी के हिसाब से नीचे आते हैं, आप उसको एंटी ग्रेविटी में रखना चाहेंगे तो आप उसको जेल यूज़ करते हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज़ गुड बिकॉज आपकी लेयरिंग बनाएगा स्काल्प के ऊपर, वो आपके नॉर्मल जो स्काल्प में ब्रीदिंग प्रोसेस है वो नहीं होने देगा, जो पोर्स हैं उसको क्लॉग करेगा. You can definitely develop a lot of scalp infection and folliculitis. And of course आपके बाल आप जो उस समय temporarily आपने लगाया है to give that styling, it should be removed and once in a while again. See, कोई भी चीज़ अगर कभी कभार करी जाए तो वो नुकसान नहीं करती, बट अगर आप रेगुलरली उसको यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली you should avoid. ओके डॉक्टर, जैसे यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें भी हैं बालों से रिलेटेड. कई लोग कहते हैं कि जैसे अगर आपके बाल आप बहुत ज़्यादा मतलब स्टाइलिंग करते हो या मतलब आपके बालों में आप डाई लगाते हो या जो भी चीज़ें करते हो, केमिकल का ज़्यादा है, तो आजकल लोग हर्बल चीज़ों पर शिफ्ट हो रहे हैं. आप हर्बल शैम्पू यूज़ करो, हर्बल हेयर मास्क यूज़ करो, तो लेकिन हर्बल के नाम पर भी उसमें बहुत सारे केमिकल्स डाल करके बेचे जा रहे हैं. Absolutely. बट जो सच में हर्बल होते हैं वो लोगों को सूट नहीं करते हैं जब भी वो यूज़ करते हैं. मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों का कस्टमर के रिव्यूज़ भी होते हैं कि हमने एकदम हर्बल शैम्पू यूज़ किया बट वो हमारे बालों को और ज़्यादा ड्राई कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं और हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है. तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमारे बालों को केमिकल वाली चीज़ों की आदत हो गई है कि हर्बल सूट नहीं कर रहा है, या हर्बल सच में हमारे बालों को ही सूट नहीं कर रहा है. तो ये हाउ क्या डू है यू नो थोड़ा? इट इज टोटली हर्बल? सी, ऐसा बहुत जगह देखा जाता है कि जब हम ब्रांडेड हर्बल है वो, बट व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ऐसे नाम जैसे सिर्फ मैंने हर्बल कर दिया. एब्सोल्युटली, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि वो यू नो पैकेजिंग में काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स उसमें ऐड हो जाती हैं, तो भले ही आपके इंग्रेडिएंट्स आपने जो उसमें फोटोग्राफ बनाई है वो हर्बल हैं, बट जब आप उसको एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसमें आपने एडिटिव्स डाले ही डाले हैं. तो वो एडिटिव्स के वजह से ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं. अगर आपको हर्बल यूज़ करना है, प्लीज़ मेक इट एट होम. घर पे ही बना लेते हैं. एब्सोल्युटली. जैसे पहले के ज़माने में वो आंवला रीठा शिकाकाई यूज़ करते थे, बट वो घर पे वो भिगो के ओवरनाइट और फिर उसका झाग जो है वो इस्तेमाल किया जाता था. तो आई थिंक दैट इज़ स्टिल बेटर एंड इट विल बी अंडर योर कंट्रोल. ये जो हम पैकेजिंग वाले देखते हैं, आप नहीं जानते कि उसमें कितनी अमाउंट में क्या इंग्रेडिएंट्स एडेड हैं. बिल्कुल. तो जो बहुत सारे लोग आजकल जो DIY मास्क यूज करते हैं जो घर से ही बने हुए हैं, जैसे दही लगा लिया, एलोवेरा लगा लिया, हाँ ये जी. सब लगा लिया, तो ये सब सही होते हैं बालों के लिए? मोस्टली इट्स फाइन Fine. अंटिल अनलेस अगर आपने, जैसे हमने डिस्कस किया कि अंडा हो गया या दही हो गया या एलोवेरा फिर जेल. एलोवेरा हो गया, बट वही है कितनी मात्रा में कितनी बार. कोई भी चीज़ अगर हम फेस में दही बेसन ही लगा रहे हैं, बट इट कैन मेक योर स्किन ड्राई. सो आपको देखना है कि कितनी मात्रा में आप उसका जो मिश्रण है वो बना रहे हो, आपका स्काल्प का कंडीशन कैसा है, आपको सूट कर रहा है कि नहीं. नहीं कर रहा है. ठीक है Right. डॉक्टर, यहाँ पे सीजन के हिसाब से भी बात कर लेते हैं. अब जैसे कि गर्मी आने वाली है तो बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे एकदम ऑयली हो जाएंगे. मॉनसून आते आते वो एकदम अजीब से मतलब है ना, उसका अलग ही एक टेक्सचर हो जाता है. आज जैसे ही सर्दियाँ आती है तो डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आ जाता है, ड्राई स्कैल्प हो जाता है. अब बाल ऐसे ऐसे भी करो तो सारे डैंड्रफ्स निकलने लगते हैं. तो सीजन वाइज हमें अपने बालों की केयर कैसे करनी चाहिए? देखिए, आई थिंक मैं लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करूँ कि आपने बोला बाल ऐसे ऐसे करो. तो ये बहुत कॉमन एक चीज़ है जो लोग करते हैं. जैसे ही थोड़ा सा स्काल्प में आपको डैंड्रफ स्टार्ट हुआ, आप बालों के रूट को रगड़ना स्टार्ट कर देते हो, ताकि आपको, आई डोंट नो, इट मे बी अ फील गुड फैक्टर, मे बी आपको इचिंग हो रही है इसलिए आप कर रहे हो, बट उस प्रोसेस से आपने एक जगह जो डैंड्रफ अक्यूमुलेटेड है उसको आपने फैला दिया सभी जगह. एब्सोल्युटली. और आपने स्काल्प को इरिटेट भी किया. उस स्काल्प का जो वो लेयर है आपने उसको रगड़ के हटाया, तो वहाँ पे भी आपका सोरनेस आएगा, रेड हो जाएगी वो एरिया. प्लस वो जो फ्लेक्स है वो आपके फेस पे भी गिर सकती हैं, आपके बॉडी पे गिर सकती हैं, जिसके वजह से पिंपल्स हो सकते हैं. काफ़ी समय यू नो आइज़ के आसपास आती है तो ब्लेफराइटिस होता है. सिबोरिक डर्मेटाइटिस हम एक कंडीशन कहते हैं जो डैंड्रफ के वजह से स्किन में एलर्जिक रिएक्शन. तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत अच्छा है आपने पॉइंट ये आई थिंक मेंशन किया है. तो ये बालों को छेड़ना हमें बंद करना चाहिए. किसी भी वेदर में बालों को कम से कम छेड़ें. अगर आपने ऑयलिंग करा है, अगर बहुत देर आपको खुले हवा में जाना है, आप गुत्त कर सकते हैं, मे बी थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा. गुत्त बहुत तेज़ ना करें क्योंकि वो फ्रिक्शन बहुत खींच के जो बांधते हैं उसमें फिर आप खिंचाव ना करें, बट माइल्ड गुत्त करके आप हेयर को रख सकते. पहले भी आप देखते थे कि गुत्त किया जाता था बिकॉज लंबे बाल होते थे,
और लंबे बाल अगर बहुत देर खुले रखेंगे तो आप उसमें ऑब्वियसली थोड़ा उसमें डर्ट भी ज़्यादा आएगा, उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो आई थिंक गुड कर सकते हैं। एंड ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ते में 2 बार ऑयल करके शैम्पू करें। खाएं अच्छा, है ना, बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, आपके खाने पीने में बहुत ज़्यादा फोकस हो, प्रोटीन इंटेक आपका ज़्यादा हो। आप अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेयर फॉल आपका कंटिन्यूसली हो रहा है अंडर सर्टेन वेदर, कभी कभी हमें लगता है सीजन चेंज की वजह से हो रहा है, बट हो सकता है कि इसमें कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स हो। कभी कभी हाइपोथायराइड हो सकता है, थायराइड की वजह से हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है, या विटामिन डी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, आयरन कम हो सकता है। तो अगर आपके बाल वेदर के हिसाब से थोड़े चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ ओके, बट अगर बहुत ज़्यादा वो कंसिस्टेंटली हो रहा है, देन आई थिंक आपको एक बार डॉक्टर से मिलकर उसको प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। तो कोई चेकअप है ऐसा? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आप अपने बाल के एक स्ट्रैंड को तोड़ के पानी में डाल करके देख लीजिए, और फिर अगर वो पानी में नीचे चला जाए तो बालों को ये मतलब प्रॉब्लम है, ऊपर तैर रहा है तो ये प्रॉब्लम है, बीच में है तो ये प्रॉब्लम है। ऐसा कोई टेस्ट होता है जो हम अपने बालों के लिए कर सकते हैं ताकि पहचान पाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, बाल जब झड़ते हैं तो बाल या तो जड़ों से निकल रहे हैं या टूट रहे हैं। तो काफ़ी लोग जड़ों से निकलते हुए बालों को देख के ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे मेरे पास भी लोग आते हैं, कह रहे हैं जड़ से निकल रहे हैं बाल, मतलब उनके हिसाब से वो ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ है। पर एक्चुअली में देखें तो जो हम टीलोजन फेज अभी कह रहे थे कि 3 फेज में बाल जाती ग्रोथ होती है, ग्रोथ फेज है, एक बीच का फेज है, फिर शेड ऑफ। शेड ऑफ इज अ नेचुरल प्रोसेस। और ये किस एज में तीनों होते हैं? सारे एज में होते हैं, सारे। इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस व्हिच आवर बॉडी विल गो थ्रू। अच्छा, तो वो बाल झड़ते रहे। अभी जो बाल आपके दिख रहे हैं वो आपके 1 साल बाद वो सेम बाल नहीं होंगे, इट वुड हैव बीन रिप्लेस्ड, वो दूसरे बालों से वो रिप्लेस हो जाते हैं। तो दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस व्हिच इज गोइंग ऑन। तो जब रूट आप निकलते हैं तो रूट के नीचे क्लब शेप होता है, मतलब एक वाइट कलर का आप एक डॉट जैसा आपको दिखेगा अंदर बाल में ऑलरेडी। एब्सोल्युटली, दैट इज द हेयर बल्ब। ओके, तो उसका मतलब है कि इट इज टीलोजन हेयर, जो नॉर्मल शेडिंग हेयर है। ठीक है, इट इज ओके। अगर वो शाफ्ट आपका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है नीचे की तरफ से, आपको ध्यान रखना चाहिए कि वैसे कंडीशंस में इट माइट बी अ लिटिल मोर डीपर कंसर्न्स। बट अगर नॉर्मल एक वाइट डॉट आ रहा है, दैट इज टीलोजन। ठीक है, टीलोजन मतलब दैट इज नॉर्मल शेडिंग ऑफ हेयर। अदर हैंड, अगर आपके बाल टूट रहे हैं नीचे से, रूट से नहीं जा रहे, टूट रहे हैं, मतलब आपको शाफ्ट पे फोकस करना है। प्रॉब्ली आप स्टाइलिंग ज़्यादा कर रहे हो, हीट ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ज़्यादा आपका खराब है, उस कंडीशन में आपको कंडीशनिंग, ऑयलिंग, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये 2 अलग तरीके के बालों का शेडिंग आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है। और क्या ड्राई मसाज इज गुड फॉर हेयर, या फिर जब ऑयलिंग के टाइम पर ही मसाज करते हैं तो वो इतना इनफ होता है? सी अगेन, मसाज एज आई सेड, अगर रिगरस मसाज करेंगे तो स्काल्प को आप ज़्यादा डैमेज करते हैं रादर देन बेनिफिट। माइल्ड मसाज, बिकॉज इट हैज़ टू बी विथ समथिंग ऑयल, मतलब अगर कुछ हाइड्रेटिंग होगा तो मसाज करने में आसान होगा। अगर आप स्काल्प बॉडी में भी ड्राई मसाज करेंगे तो यू कांट डू, आप एक्चुअली स्किन को डैमेज कर देंगे, राइट? सो आई थिंक ऑयलिंग के टाइम पे अगर थोड़ा सा लाइट प्रेशर दे सकते हैं तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकती है, आपके जो रूट्स पे न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छी जाएगी, बिकॉज रूट्स का जो वैस्कुलर जो मेकअप है वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं जिससे आपका न्यूट्रिशन जाता है रूट पे, तो वो एक्टिवेट हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन। जी बिल्कुल। बट वो मसाज आपको अंडर कंट्रोल करना है, इट शुड नॉट बी लाइक टू मच रिगरस मसाज नहीं करना है। ओके डॉक्टर, आप डर्मैट है, आपके पास लोग इतने सारे हेयर रिलेटेड इश्यूज लेकर के आते हैं, कुछ आप बताना चाहेंगे ऐसे कोई हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम या डिजीज जो मोस्टली लोग सफ़र करते हैं, और उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ताकि हम अलर्ट हो जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम जो है हमारे इस डिजीज़ के कारण हो रही है, तो हमें अब डर्मैट के पास जाने का चाहिए? देखिए, सबसे कॉमन तो हेयर फॉल है। हेयर फॉल है। अगर हेयर फॉल नेचुरली हो रहा है, कम बाल झड़ रहे हैं, तो ठीक है, ध्यान रखें। सबसे पहले स्टार्ट कर दें अपने लाइफस्टाइल पे, खाना पीना ठीक करें, कोई बाहर का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसको कम कर दें, स्टाइलिंग कम करें, पार्लर एक्टिविटीज़ को अंडर कंट्रोल करें। अगर हेयर फॉल कंसिस्टेंट है, चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, डेफिनेटली आपको
मेडिकल चेकअप की ज़रूरत पड़ सकती है. इट कैन बी समथिंग एल्स. इट कैन बी एज आई मेंशनड कि कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिक कंसर्न हो सकता है. दूसरी चीज़ जो है वो है थिनिंग. जैसे हमने बताया बॉल्डनेस. फीमेल्स में जो बॉल्डनेस आती है वो पार्टिंग जो है, जहाँ पे हम सामने सीधी जो मांग करते हैं वो वाइडनिंग ऑफ द पार्टिंग, मतलब वो जो मांग करने का एरिया है वो धीरे धीरे ज़्यादा दिखने लग जाता है. बाकी पूरे नहीं दिख रहे हैं बट वहाँ पे जो है वो सेंटर में ज़्यादा दिखने लग जाता है. ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस का एक इनिशियल फेज है. तो इधर अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो बी वेरी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल हेयर फॉल नहीं है, ये आपका हार्मोनल प्रॉब्लम है जो कि आपको धीरे धीरे वहाँ पे बॉल्डनेस की तरफ ले जा रहा है. और लड़कों में सेम, लड़कों में जो पैटर्न होता है वो सेंट्रल नहीं होता, उनमें दोनों साइड्स से बाल जाते हैं और एक क्राउन पैटर्न है. तो इनकी लड़कों का जो मेल पैटर्न आप देखेंगे बहुत कम एज से ही साइड से बाल जाने लगते हैं. तो अगर आपका हेयर लाइन डिस्टर्ब हो रहा है कहीं से भी, फॉर मेन, फीमेल्स में अगर सामने जा भी रहा है हेयर लाइन आपका इंटैक्ट रहेगा, बट अगर मेल्स में आपका हेयर लाइन रिसीड कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो आपको कॉन्शियस हो जाना है. बिकॉज एक टाइम के बाद वो अगर आपके फॉलिकल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए तो वो वापस नहीं ला सकते आप. ओके. और कोई प्रॉब्लम ऐसे जो आप मतलब डैंड्रफ रिलेटेड इश्यूज या फिर इचिंग? एब्सोल्युटली. अगर स्कैल्प में इचिंग हो रही है तो उसको स्क्रैच ना करें. इचिंग और स्क्रैचिंग का एक साइकिल है जिसको हम इच स्क्रैच साइकिल कहते हैं, और वो स्क्रैचिंग तभी खत्म होगी जब वो पेन आप इंड्यूस करते हैं. मतलब जब आपको दर्द होता है तब आप छोड़ देते हो स्कैल्प को, बट आपने ऑलरेडी इंजरी इंड्यूस कर दिया, वहाँ पे आपने उसको डैमेज कर दिया है. तो स्क्रैचिंग इज नॉट अ सोल्यूशन. अगर इचिंग हो रही है मतलब कि कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रॉब्लम. यंग एज में बहुत दूसरे कारणों से भी होती है. स्कूल के बच्चे होते हैं, उनमें मैनिफेस्टेशन होती है, कभी कभी पेडिकुलोसिस के जुएं आते हैं, उसके लिए भी इचिंग होती है. कभी कभी देखा हमने मम्मियों को भी हो जाती है एंड उनको लगता है डैंड्रफ है, बट अगर आप देखेंगे तो फिर इट्स इजी टू ट्रीट सोल्यूशन. तो ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली में अगर रीचिंग हो रही है मतलब कहीं ना कहीं बॉडी इज ट्राइंग टू काइंड ऑफ फोकस योर माइंड टू दैट प्रॉब्लम. तो आपको ध्यान रखना है कि किस वजह से रीचिंग हो रही है. ठीक है. ओके. तो डॉक्टर लास्ट 2 क्वेश्चन मेरे आपसे रहेंगे. 5 चीजें या 5 साइंस आप बताइए कि बालों में अगर ये दिखे तो अब हमें अलर्ट होने की जरूरत है, लड़के में और लड़कियों में दोनों में. सो आई थिंक एज वी मेंशन्ड, अगर आपके बाल थिन हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, मतलब आपको स्काल्प ज़्यादा दिख रहा है. पहले स्काल्प नहीं दिखता था, अब आपको स्काल्प दिख रहा है. दैट्स अ बिग रेड फ्लैग. बहुत बड़ा साइन है ये कि आपको स्टार्ट करना चाहिए. हेयर फॉल अगर हद से ज़्यादा हो रहा है, अगर आपको स्काल्प में इचिंग हो रही है या ड्राइनेस या डैंड्रफ है, डेफिनेटली दैट्स वन ऑफ द फैक्टर्स. अगर आपके बालों में जान नहीं है या फ्रिजी ज़्यादा हैं और टूट रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हैं, ताकि आप आगे जाके फिर आपका हेयर डैमेज का जो रेट है वो आपका बढ़ जाएगा. तो उसको इमीडिएटली कर्ब करने की ज़रूरत है, बोथ इन मेन एंड विमेन. ओके, ठीक है. और लास्ट 5 चीज़ें या 5 हैबिट्स जो आज से ही हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए ताकि हमारे बाल हेल्दी रहे. आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज गुड डाइट. एब्सोल्युटली गुड डाइट. कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड वेल. बहुत अच्छा पानी पिएं, और गर्मियों में नारियल पानी अलग जो नेचुरल पेय पदार्थ है वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं. यू शुड कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ. स्लीप वेल. de-stress yourself, which is a lifestyle modification, and take care of your hair health. Take care as in oiling, shampooing, conditioning, and serum protect. I think these 4, if you regularly do and analyze, identify कि कोई भी problems अगर आ रही हैं तो उसको immediately identify करना है और उसी समय उसका हल ढूंढ के निकालना है. ओके. और तो ये एक बार प्रोसेस भी बता दीजिए कि अपने बालों का मतलब हम जो भी ये शैम्पू कंडीशन लगाते हैं किस ऑर्डर में, किस प्रोसेस में करना चाहिए. ये सबसे पहले ऑयलिंग. ऑयल आपको ओवरनाइट रखने की ज़रूरत नहीं है, घंटा 2 घंटा पहले आप ऑयल कर सकते हैं. एंड स्काल्प को अगर ऑयल कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपका स्काल्प ऑलरेडी बहुत ऑयली ना हो पहले से. ड्राई स्काल्प में ऑयलिंग इज़ ओके. हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग के बाद आपको शैम्पू करना है. शैम्पू के इमीडिएटली बाद आप कंडीशनिंग कर सकते हैं इन द शाफ्ट एरिया, लोअर पार्ट ऑफ द हेयर. एंड आफ्टर यू वॉश इट ऑफ, अगर आपको हीट ट्रीटमेंट करना है तो यू हैव टू अप्लाई हीट प्रोटेक्ट सेरम. ओके. अदरवाइज कंडीशनर के बाद आप उसे वैसे छोड़ सकते हैं. इट शुड बी फाइन. आप नेचुरल, आप उसको ठंडे पानी से वॉश करें, डोंट यूज हॉट वाटर, एंड देन नेचुरली ड्राई करें.
नेचुरली ड्राई, बहुत ज्यादा लोग ब्लो ड्राई करने लगते हैं तो दैट इज अगेन हीट है। हीट, राइट, करेक्ट, Right. तो वो अवॉइड करना चाहिए। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस पॉडकास्ट के जरिए आपने हेयर हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताई। आई गेस आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एंड आई गेस ऑडियंस के मन में भी जितने सारे सवाल होंगे उनके बालों से रिलेटेड, उन सभी सवालों के जवाब भी इस पॉडकास्ट के जरिए आपको मिल गए होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम नए एपिसोड्स, नए हेल्थ रिलेटेड पॉडकास्ट आपके लिए हर दिन लाते रहेंगे। स्टे ट्यून टिल नाउ, और तब तक के लिए NBT लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।